हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का चैप्टर नंबर है 8, केंद्र राज्य संबंध और असममित संघवाद। तो क्या है संघवाद और केंद्र राज्य के संबंध कैसे हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में राज्य संघ का अविनाशी हिस्सा है, मतलब कि हमारे जो राज्य है ना वो अलग नहीं हो सकते। उनके उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अलग हो सके, जैसे अमेरिका के राज्यों के पास है। अमेरिका के राज्य अलग हो सकते हैं, तभी उसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। हम बोल तो देते हैं संघवाद है, पर हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द नहीं मिलेगा आपको। इसके पीछे कारण ये था कि विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से संविधान निर्माता एक मजबूत केंद्र चाहते थे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर इतनी विविधता है, इतनी सारी कल्चर्स हैं, तो काफ़ी मनमुटाव रहता है। तो वो एक उन्होंने संघीय शब्द का इधर पूरा तरह से प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अगर वो संघ बनाते हैं तो फिर बराबर बराबर शक्ति होगी केंद्र और राज्य के पास अपनी बहुत शक्तियाँ होंगी, जिसका वो फ्यूचर में कभी गलत उपयोग भी हो सकता है और भारत टूट भी सकता है। तो उसकी अखंडता को बनाने के लिए एक मजबूत केंद्र बनाना था। तो केसी वेयर ने भारत को अर्ध महासंघ के रूप में वर्णित किया, मतलब अर्ध महासंघ है, अर्ध संघ है, हमारा संघवाद पूरी तरह से नहीं है। हमने शक्तियाँ दी हैं दोनों को, पर थोड़ी केंद्र को ज़्यादा दी हैं। भारत में संघीय संरचना। एक संघीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है। तो क्या है संघीय की विशेषता? यह है केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियां, मतलब कानून बनाने की शक्तियों का वितरण है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्यों का वितरण और संघीय प्रणाली की योजना परिलक्षित होती है। 7वीं अनुसूची के अंदर लिखा गया है पूरा ये कि किसको क्या क्या अधिकार होंगे और कैसे कैसे शक्तियां बटेंगी। भारतीय संविधान ने एक संसदीय व्यवस्था वाली संघीय सरकार की स्थापना को स्वीकार किया, जिसमें केंद्रीय संसद के 2 सदन होंगे। हमने संसदीय व्यवस्था वाली संघीय सरकार चुनी, जिसमें 2 स्तर होंगे। राज्य में कहीं 2 सदनीय विधायिका होती है, लेकिन अधिकतर राज्यों में 1 सदनीय विधायिका यानी विधानसभा होती है। मतलब हमने दोनों स्तर पर 2 सदनीय वो विधायिका चुनी है। हमारे केंद्र के स्तर पर तो है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य के स्तर पर भी है विधानसभा और विधान परिषद। पर विधान परिषद को काफ़ी कम अधिकार थे, तो वो उनको रखना थोड़ा सा फिजूल हमें लगा। तो पूरे राज्यों में ये व्यवस्था नहीं है। भारत के संपूर्ण राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कहीं कहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है बस। तो उन्होंने सब में नहीं रखा। तो हमारे में विधान सभा मिलेगी आपको संपूर्ण राज्यों में, सारे राज्यों में भारत के। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। भारत के संविधान ने सभी बुनियादी मामलों में एकरूपता के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था की है और एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की है। बाकी सब तो हमने 2 सदनीय बना दिया, संघीय व्यवस्था अपनाई, पर हमारी जो न्यायपालिका वो एकल है और हमारी जो नागरिकता है वो भी एकल है। भारतीय संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका संघ और राज्यों के बीच संबंधों को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी न्यायपालिका का ये भी काम है कि संघ और राज्यों के बीच में, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में एक संतुलन भी बनाए रखें। उनमें जो वाद विवाद होंगे उसको हल करने का भी कार्य उसी का ही है। संविधान ने संघ और राज्यों के विधायिका और एक कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका को सशक्त बनाया है। तो हमने न्यायपालिका को शक्ति दी है कि वो इन दोनों के जो मनमुटाव या भेद जो भी होगा ना, उनको ये खत्म करेगी हमारी न्यायपालिका। तो केंद्र राज्य के संबंध क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो लॉरेंस सीज है, उन्होंने देखा कि 1990 के दशक में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीति ने संघीय संबंधों में संशोधन किए। इसने राज्यों के बीच अंतर सरकारी सहयोग से आगे बढ़कर अंतर क्षेत्राधिकारी प्रतियोगिता को भी बढ़ावा दिया। सहयोग से प्रतियोगिता को भी बढ़ावा दिया है। तो विधायी संबंध कैसे हैं हमारे? 1991 का मैंने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो ऐसे ही पूछते हैं कि उसके बाद क्या परिवर्तन आए हैं। तो विधायी संबंध संवैधानिक समीकरण और संघ और राज्यों के अधिकार क्षेत्र को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है। आपको पता है 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसमें इनके जो अधिकार है और जो क्षेत्र है कानून बनाने के वो आते हैं। विधायी संबंध मतलब कानून बनाना। तो संघ सूची में वर्णित विषय व्यापक रूप से रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे और पदों जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामले संबंधित है। अब जो केंद्र है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, तो उसके महत्व, जो उसके शक्तियाँ होंगी वो भी तो राष्ट्रीय होंगी ना, मतलब राष्ट्रीय महत्व वाली होंगी ना। तो जितनी भी रक्षा विदेशी मामले हैं जो भी राष्ट्र के पूरे महत्व से संबंध रखते हैं ना, वो हमने संघ सूची में डाल दिए। फिर राज्य सूची में हमने क्या डाला? राज्य सूची में हमने डाला जो राज्य के अंदर जो जो हिस्सा आएगा, जैसे कृषि हो गई, पुलिस जैसे मामले, ये सब हमने इन सब पे राज्य कानून बना सकता है। कुछ बच गए जो दोनों में आ रहे थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो उन्होंने उनको समवर्ती सूची में डाल दिया।
जिनमें संघ और राज्य के बीच जनहित के मामलों पर व्यापक सहमति और एकरूपता की आवश्यकता थी, वहाँ समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। इनमें दोनों के कानून बनाने का अधिकार है, परंतु अस्वीकृति पर संसद का कानून मान्य होगा। मतलब पावर तो यहाँ पर भी संसद को ज़्यादा है, मतलब केंद्र को ज़्यादा है। पर अगर दोनों इसमें कानून बना सकते हैं, जिसको मन चाहे वो बना सकता है, क्योंकि ये जनहित के ऐसे मामले हैं जिनमें दोनों की एकरूपता को अहमियत दी जा सकती है। पर अगर इनमें विवाद हुआ तो संघ कानून बनाएगा, उसका मान्य होगा। तो इनकी प्रशासनिक शक्तियाँ कैसी थी, संबंध और ठीक है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के कार्यकारी नियंत्रण विधायी प्रभुत्व के साथ सह संबंधित हैं। आर्टिकल 256 में कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन करे। मतलब राज्य भी ऐसे नहीं कुछ भी कानून बना देगा, उसके जो कानून है ना वो ऐसे होने चाहिए जो केंद्र के जो अधिकार हैं और जो उनके कानून हैं और जो उनके कार्य हैं उनको ऐसे विरोध में ना आ जाए। मतलब वो उनके साथ सहसंबंध बना के कार्य कर सके, उसके खिलाफ ना हो वो सारे कार्य, ठीक है। इसके अतिरिक्त संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को इस प्रकार के निर्देश देने का विस्तार करेगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब संघ की जो कार्यकारी शक्ति है ना, जो कार्यकारी परिषद है, मंत्री परिषद, वो ऐसे निर्देश भी दे सकती है राज्य को जो सरकार के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। जो वो करवाना चाहती है वैसे कार्य भी वो राज्य से करवा सकती है। संघ और राज्यों के बीच तनाव के क्षेत्रों में से एक राज्यपाल की भूमिका है, वह दोहरी भूमिका निभाते हैं। तो इनके बीच में अगर तनाव के क्षेत्र देखा जाए तो वो सबसे बड़ा है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल राज्यों में रहकर केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो एजेंट बोलते हैं उसको, केंद्र का एजेंट होता है, वो सारे काम उन्हीं के उसमें करता है। मतलब ये एक तरह से जासूस है जो राज्य के ऊपर बिठा दिया गया और वो उनकी कोई बात नहीं मानेगा। सबसे पहले वो प्रांतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जैसे पूरे केंद्र का राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यपाल राज्यों का है, जहाँ वह संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। दूसरा, वह राज्यों के संघ में एक एजेंट के रूप में राष्ट्रपति की आंख और कान की तरह कार्य करता है। मतलब कि राष्ट्रपति कौन है, वो केंद्र का है, तो वो केंद्र की आंख और नाक की तरह कार्य करता है पूरी संघवाद व्यवस्था में राज्यपाल। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राज्यपाल की पक्षपाती नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल का कार्यकाल एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। कार्यकाल क्यों बना? क्योंकि जो राज्यपाल अगर उनकी बात ना माने या कुछ ऐसा हो तो वो उसको हटा देंगे, जब मर्जी चाहे वो उसको हटा सकते हैं, तो उसको उनकी बात माननी ही पड़ती है। वो चाहकर भी अपने जो कार्य है उनको नहीं कर सकता है। जहाँ राज्यपाल ने भी संघ सरकार को खुश करने के लिए असंगत रूप से राजनीतिक भूमिका निभाई है। असंगत मतलब अब उसको पता है भाई उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर वो उनको बात नहीं मानेगा, तो वो जो वो कहते हैं वो उनको खुश करने के लिए वो सारे कार्य करता है। तो वित्तीय संबंध कैसे हैं इनके बीच में? तो वित्तीय व्यवस्था से संबंधित दो मुख्य घटक हैं। पहला है प्रमुख कराधान विषयों का वितरण और दूसरा है राजस्व के वितरण तथा संघ एवं राज्यों के बीच संसाधन को साझा करने से संबंधित। दो तरह के हैं, एक तो कराधान का विषय है और दूसरा राजस्व का विषय है। एक तो जो कर के रूप में जो लेते हैं वो है, और एक राजस्व के रूप में जो उनकी कमाई होती है वो, उसके अलावा भी होती है ना। उन दोनों के उसमें बीच में कैसे वितरण किया जाए वो वित्तीय संबंध में है। तीन तरह के हैं ना, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार का कर आधार अपेक्षाकृत छोटा है। हमने ना राज्य सरकार को बहुत कर आदान दिया है, मतलब टैक्स से जो पैसे आते हैं वो बहुत कम दिए, बहुत कम विषय ऐसे हैं जिन पर वो टैक्स ले सकते हैं। राज्यों ने कराधान संरचना में असंतुलन और राजस्व बंटवारे में अपर्याप्त की ओर भी इशारा किया। मतलब वो जो उनको जितने भी पैसे मिलते हैं ना वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी उनको बहुत बार बोला है कि इतने कम पैसे में देते हैं, सारे कार्य उन्हीं के ऊपर है पर उनको पैसे बड़े कम मिलते हैं। इसके अलावा बुनियादी सामाजिक ढांचे के निर्माण में राज्यों की जिम्मेदारी अधिक है और सामाजिक आर्थिक विकास पर खर्च भी अधिक है। उनके खर्चे ज़्यादा पर पैसे तो उन्हें बड़े कम मिलते हैं। सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था उनको बनानी है, सारा स्ट्रक्चर उनको बनाना है राज्य के अंदर। राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे में अपर्याप्त के कारण राज्य वित्तीय सहायक व संसाधनों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। अब वो अपने जो संसाधनों के लिए ना केंद्र सरकार पर निर्भर है, वो उनसे कर लेता है, फिर उनसे कर नहीं लेता, उनसे उधार लेता है वो, और वो केंद्र उनकी मदद करती है कि और और कोई भी राज्य से शिकायत नहीं कर सकता हमें नहीं मिला, हमें उधार नहीं मिला और हमें थोड़ा मिला ज़्यादा मिला। वो केंद्र के ऊपर है वो कितना उधार किसको कितना देगा। संघवाद। तो रोनाल्ड वाट्स ने राजनीतिक विषमता और संवैधानिक विषमता के बीच एक दिलचस्प अंतर करते हैं। उनका तर्क है कि प्रत्येक संघ में भौगोलिक और जनसांख्यिकीय आकार के संदर्भ में राजनीतिक विषमता मौजूद है।
तो उन्होंने 2 तरह के डिफरेंस बताए, एक है संवैधानिक विषमता और एक है राजनीतिक विषमता। तो क्या है ये दोनों? तो एक तो भौगोलिक के आधार पर उन्होंने बताया, जबकि संवैधानिक विषमता क्या है? भौगोलिक और जनसंख्या के आकार पे है ना, राजनीतिक विषमता है। और संवैधानिक विषमता क्या है? उनका तात्पर्य विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों को संविधान द्वारा सौंपी गई स्थिति या विधायी और कार्यकारी शक्तियों में अंतर से है। मतलब संवैधानिक विषमता हो गई जो संविधान ने अलग अलग कार्य दिए। संविधान ने अलग अलग तरह की शक्तियाँ दी। आपको पता है भारत में अलग अलग राज्य के पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, जो मेन तो आपको पता होगा, तो वो जम्मू कश्मीर के पास जो थी वैसे अब नहीं है। पर और भी जो जो ईस्ट राज्य है ना भारत के, उनके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, जैसे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उनके पास कुछ थोड़ी सी डिफरेंट वो हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जनजातीय वाला क्षेत्र है। तो एग्जाम्पल बोले, आर्टिकल 371 में यह प्रावधान किया गया है कि महाराष्ट्र या गुजरात के राज्यपाल के पास विकास निधि के समान आवंटन और तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए सुविधाओं के प्रावधान के कुछ पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग अलग विकास बोर्ड की स्थापना के लिए विशेष जिम्मेदारी होगी। मतलब राज्यपाल के पास किसके? महाराष्ट्र और गुजरात के कैसे एक विकास बोर्ड बनाने की उनकी जिम्मेदारी है, जो शिक्षा और तकनीकी और रोजगार को सुनिश्चित करे उन एरिया में। आर्टिकल 371 है ये, ठीक है। राजनीतिक विषमताओं का एक अन्य उदाहरण है राज्यसभा है, जिसे राज्य की परिषद के रूप में जाना जाता है। दूसरी विषमता क्या हो गई? कहीं कहीं हमने राज्य परिषद दिया, कहीं कहीं हमने राज्यसभा दिया। तो दो तरह की बताइए, एक राजनीतिक और एक संवैधानिक। राजनीतिक तो हो गई जहाँ पर भौगोलिक विषमता को पता, सारे राज्य सेम तो है नहीं, भौगोलिक विषमता है ना हमारे पास तो। और जनसंख्या का आकार भी डिफरेंट है, कहीं पे कितनी जनसंख्या है, कहीं पे कितनी है, तो कहीं पे शिक्षित ज़्यादा है, कहीं पे अशिक्षित ज़्यादा है, कहीं पे मेल ज़्यादा है, कहीं पे फीमेल ज़्यादा है, हर जगह अलग अलग, कहीं पे बच्चे ज़्यादा हैं, तो बहुत डिफरेंस है। और संवैधानिक में ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए कुछ, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास है। और ये दूसरा एग्जाम्पल ये है जो राज्यों की परिषद हैं, कहीं कहीं पे विधान परिषद है, कहीं कहीं पे नहीं है। तो फोर्थ क्या हो गया? अनुसूची के अनुसार सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन भी अलग अलग हुआ है। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर होता है, जिसके कारण इनकी सीटों में संख्या और समय समय पर बदलती रहती है। वहीं अमेरिका में औपचारिक समानता के आधार पर होता है। हमारे यहाँ पे सीटों का आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर, और अमेरिका में होता है प्रत्येक राज्यों को 2 सीटें उन्होंने फिक्स कर रखी हैं। तो भारत में राज्यसभा में राज्यों को इनकी संख्याओं के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब दूसरा तो यही हो गया ना, उनको उनकी उसके अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसकी जो सीटें हैं वो विधानसभा में सीटें ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है। कहीं कहीं गोवा सिक्किम इनमें कम है सीटें, तो इनका जो प्रतिनिधित्व होता है केंद्र स्तर पर वो कम होता है, क्योंकि इनके पास कम